जुनून लतीफ़ा। बड़ा मुबारक होता है वो दिन जब कोई नया खानसामा घर में आए, और इससे भी मुबारक वो दिन जब वो चला जाए, क्योंकि ऐसे मुबारक दिन साल में कई बार आते हैं और तलख़ी काम व दहन की आजमाइश करके गुज़र जाते हैं। इसलिए इत्मीनान का सांस लेना बक़ौल शायर सिर्फ़ दो ही मौक़ों पर नसीब होता है, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। आमतौर से ये समझा जाता है कि बज़ायक़ा खाना पकाने का हुनर सिर्फ़ तालीम याफ़्ता बेगमात को आता है, लेकिन हम आदाद व शुमार से साबित कर सकते हैं कि पेशावर खानसामा इस फ़न में किसी से पीछे नहीं। असल बात यह है कि हमारे यहाँ हर शख्स ये समझता है कि उसे हंसना और खाना आता है। इसी वजह से पिछले 100 बरस से ये फ़न कोई तरक्की नहीं कर सके। एक दिन हमने अपने दोस्त मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग से शिकायतन कहा कि अब वो खानसामा जो 70 किस्म के पुलाव पका सकते थे, मिन हैसुल जमात रफ्ता रफ्ता नापैद होते जा रहे हैं। जवाब में उन्होंने बिल्कुल उल्टी बात कही। कहने लगे, खानसामा वानसामा गायब नहीं हो रहे, बल्कि गायब हो रहा है वो 70 किस्म के पुलाव खाने वाला तबका जो बटलर और खानसामा रखता था और अरहर की दाल भी डिनर जैकेट पहनकर खाता था। अब उस वज़ादार तबके के अफराद बावर्ची नौकर रखने की बजाय निकाह सानी कर लेते हैं, इसलिए कि गया गुज़रा बावर्ची भी रोटी कपड़ा और तनख्वाह मांगता है, जबकि मनकूहा फ़कत रोटी कपड़े पर ही राज़ी हो जाती है, बल्कि अक्सर व बेशतर खाने और पकाने के बर्तन भी साथ लाती है। मिर्ज़ा अक्सर कहते हैं कि ख़ुद काम करना बहुत आसान है, मगर दूसरों से काम लेना बहुत दुश्वार। बिल्कुल इसी तरह जैसे ख़ुद मरने के लिए किसी ख़ास काबिलियत की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को मरने पर आमादा करना बड़ा मुश्किल काम है। मामूली सिपाही और जर्नैल में यही फ़र्क है। अब इसे हमारी सख्तगिरी कहिए या नाअहली या कुछ और, कि कोई खानसामा एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं टिकता। ऐसा भी हुआ है कि हंडिया अगर शबराती ने चढ़ाई तो बिघार रमज़ानी ने दिया और दाल बलाक़ी खान ने बाँटी। मुमकिन है मज़कूर सदर हज़रात अपनी सफाई में ये कहें कि हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, लिहाजा हम तफसीलात से एहतराज़ करेंगे। हालांकि दिल ज़रूर चाहता है कि ज़रा तफसील के साथ मिन्ह जुमला दीगर मुश्किलात के इस सरासीमगी को बयान करें जो उस वक्त महसूस होती है जब हम से अज़रुए हिसाब ये दरियाफ़्त करने को कहा जाए कि अगर एक नौकर की 29 दिन की तनख्वाह 30 रुपये और खाना है तो 9 घंटे की तनख्वाह बग़ैर खाने के क्या होगी। ऐसे नाजुक मौके पर हमसे सवाल करने को आसान करने की नीयत से अक्सर ये माकूल तजवीज़ पेश की कि इसको पहले खाना खिला दिया जाए, लेकिन अव्वल तो वो इस पर किसी तरह रज़ामंद नहीं होता। तुम खाना तैयार होने में अभी पूरा 1.25 घंटा बाकी है, और इससे आपको भी असूलन इत्तफ़ाक़ होगा कि 9 घंटे की उजरत का हिसाब 13 घंटे के मुकाबले में फिर भी आसान है। कुछ दिन हुए, एक मिडल फेल खानसामा मुलाज़मत की तलाश में आ निकला और आते ही हमारा नाम और पेशा पूछा। फिर साबिक़ खानसामों के पत्ते दरियाफ़्त किए, नीज़ ये कि आखिरी खानसामा ने मुलाज़मत क्यों छोड़ दी। बातों बातों में उन्होंने ये इंदिया भी लेने की कोशिश की कि हम हफ़्ते में कितनी दफ़ा बाहर मदऊ होते हैं और बावर्ची खाने में चीनी के बर्तनों के टूटने की आवाज़ से हमारे आसाब और अखलाक पर क्या असर मुरतब होता है। एक शर्त उन्होंने ये भी लगाई कि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ पर जाएंगे तो पहले एवज़ी मालिक पेश करना पड़ेगा। काफ़ी रद्द-ओ-कत के बाद हमें यूँ महसूस होने लगा जैसे वो हम में वही खूबियाँ तलाश कर रहे हैं जो हम उनमें ढूंढ रहे थे। ये आँख मिचौली ख़त्म हुई और काम के औकात का सवाल आया तो हमने कहा, उसूलन हमें मेहनती आदमी पसंद हैं। ख़ुद बेगम साहिबा सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक घर के कामों में जुटी रहती हैं। कहने लगे, साहब उनकी बात छोड़िए, वो घर की मालिक है, मैं तो नौकर हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वजाहत कर दी कि बर्तन नहीं मांजूँगा, झाड़ू नहीं दूँगा, एशट्रे साफ़ नहीं करूँगा, मेज़ नहीं लगाऊँगा, दावतों में हाथ नहीं धुलाऊँगा। हमने घबरा के पूछा, फिर क्या करोगे? ये तो आप बताइए, काम आपको लेना है, मैं तो ताबेदार हूँ। जब सब बातें हस्बे मंशा और ज़रूरत हमारी मंशा उनकी तय हो गई
تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن سودا بھی تمہیں لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ اس کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح بتا دیا۔ جھوم ہی تو گئے۔ کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ کے آیا ہوں، وہاں کی باجرے کی کھچڑی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید چرا کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے وہاں ملازم رکھ دیا۔ دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے اکڑوں بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا، مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا، مگر لوہے کی انگیٹھی پر۔ چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوایا۔ چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔